नमस्कार, मैं कुमार श्याम। खास कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, जिनसे हम वर्तमान मीडिया की स्थिति के बारे में और उनके जीवन के अनुभवों के बारे में बात करेंगे। तो आशुतोष जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम शुरुआत करेंगे आपके जीवन से कि अपना जो करियर था आपने पत्रकारिता में एंकर के रूप में, एक पत्रकार के रूप में शुरू किया। तो ये जो इंस्पिरेशन थी कहाँ से मिली, पत्रकारिता में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, उसके बाद में हम आपके पूरे जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि पत्रकारिता की प्रेरणा कहाँ से मिली, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि लिखने की एक आदत थी शुरू में और लिखा करता था अक्सर। जी। और धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, ये एक इसमें ही मेरी प्रतिभा है। और उस प्रतिभा के नाते फिर मैंने अखबारों के अंदर लिखना शुरू किया। अखबार के संपादकों के पास जाते थे, उनसे पूछते थे कि आप कुछ विषय बताएं, मैं उस पर लिखना चाहता हूँ। तो वो लोग विषय बताते थे, फिर मैं लिखता था। लेकिन बड़े अफसोस की बात भी कह सकते हैं, दुर्भाग्य की बात भी कह सकते हैं कि करियर के शुरू में 6 महीने तक जिस भी अखबार से जो भी असाइनमेंट मिला वो कभी जी। छपा ही नहीं। ओ। तो एक दिन हम्म। अचानक साप्ताहिक हिंदुस्तान में मेरी कवर स्टोरी छप गई, जी। आतंकवाद पे। आतंकवाद कब, क्यों और कैसे। जी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, बड़ी खुशी भी हुई हम्म। कि जिस शख्स का लेख 6 महीने से कोई छापने को तैयार नहीं था हम्म। और लोग असाइनमेंट दे देते थे, फिर मैं लिख कर ले जाता था, उसके बाद भी नहीं छपता था, जी। और अचानक कवर स्टोरी छप गई। तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, अच्छा है। तो शुरुआत हम्म। फिर वहां से हुई। फिर मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान उस वक्त निकला करता था, जो जी। हिंदुस्तान टाइम्स का वीकली पत्रिका थी और बहुत ही पॉपुलर थी उस जमाने में, बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत ही प्रतिष्ठित थी। गर्मियों को साप्ताहिक हिंदुस्तान, दो पत्रिकाएं हिंदी में थी जिनकी बहुत सूची बोला करती थी। हम्म। तो उनके लिए मैं फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दिया। तो जो जी। फ्रीलांसिंग करना शुरू किया, और इस बीच में यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। हम्म। तो यूपीएससी की तैयारी करते करते मुझे न जाने क्यों लगा कि नहीं, यूपीएससी में मेरा मन नहीं लगता है। जी। और मैंने प्रीलिम में पास किया, और प्रीलिम पास करने के बाद फिर मैंने मेंस नहीं दी। तो मेरे बहुत सारे मित्र बड़े नाराज हुए, तो लगा ये पागल आदमी। और लोग हम्म। प्रीलिम्स पास करते हैं, मेंस का एग्जाम देते हैं, आईएएस बनने की तमन्ना होती है। ये आया हम्म। तो आईएएस बनने था, ये अचानक ये इसको क्या हो गया। हम्म। और मेरे पिताजी और मेरे घर वाले भी बड़े नाराज हुए। तो खैर, मैंने संघर्ष के दिन थे। बट हम्म। जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो उसी बीच साप्ताहिक हिंदुस्तान से मेरे पास ऑफर आ गया कि ट्रेनी रिपोर्टर की नौकरी का, और मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ पत्रकारिता का। जी। बीच में आपने राजनीति ज्वाइन करी, तो कोई राजनीति में अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी या फिर उस वक्त में आपको कोई एक आस की किरण नजर आ रही थी? देखिए, पत्रकारिता में जब मैंने 2014 में जब हम्म। मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तो उस वक्त मैं पत्रकारिता में अपने शिखर पर था। मैं IBN 7 का मैनेजिंग एडिटर था। और मुझे नहीं लगता कि दो चार कैबिनेट मिनिस्टर्स को छोड़ के हम्म। किसी संपादक का स्टेचर किसी आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कम होता है। हम्म। मैं किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या किसी मिनिस्टर की के शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन हकीकत ये होता है कि मीडिया में जब आप इसके ऊंचे पद पर होते हैं, हम्म। तो ऐसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत हम्म। सारे मंत्री होते हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने तो पत्रकारिता का शीर्ष छोड़ा, हम्म। और उसके बाद मैं एक आम कार्यकर्ता की तरीके से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। हम्म। और तो ये कहना कि कोई महत्वाकांक्षा थी, ऐसा ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था। तो उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में मुझे वो ऊर्जा दिखाई पड़ी, जिससे लगा कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जा सकती है। जिस चीज को लेकर एक अकलाहट पूरे देश के अंदर है, वो बदलाव हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण यही था। और जब ये आंदोलन जब राजनीतिक पार्टी में तब्दील हुआ, हम्म। और मैं तो आंदोलन के समय में वैचारिक स्तर पर जरूर उनके साथ जुड़ा हुआ हम्म। था। लेकिन जब दिल्ली मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, तो मैं उनसे मिलने गया। तो हम्म। उन्होंने कहा कि भाई, अब आप कितने दिन बाहर रहेंगे। अगर आप व्यवस्था परिवर्तन में आपका यकीन है, अगर आपको क्रांति में यकीन है, तो हम्म। आप आइए हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करिए। हम्म। तो मैंने 48 घंटे के अंदर फैसला करके मैंने ज्वाइन किया। और मैं हम्म। बिल्कुल एक साधारण कार्यकर्ता की तरह से ही मैं काम करता था। तो इसलिए
हालांकि लोगों को ये यकीन नहीं होता है, लेकिन अगर आप कभी अरविंद केजरीवाल से मिले और उनसे पूछें कि मैंने उनसे जो शुरुआती मेरे शब्द थे वो क्या थे और किस संदर्भ में मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा था कि जिस तरीके से जहाँ भी एक कार्यकर्ता के तरीके से मैं काम करूंगा, और मुझे एक उम्मीद दिखाई पड़ रही है इस पार्टी के माध्यम से देश में, और अगर वो उम्मीद पूरी होती है तो क्यों नहीं उस आंदोलन में साथ देना। सर, आपने जिस पवित्र नियत के साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद में आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, क्या कारण था, क्या चीजें रही कि आपको वापस पत्रकारिता की तरफ लेकर आई और आप सियासत से ये उब गए? बहुत या एक मुश्किल सवाल है। हम्म, मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि 23 साल तक बहुत सघन पत्रकारिता करने के बाद, हम्म, 23 साल तक बहुत मेहनत से 24 घंटे पत्रकारिता करने के बाद, एक बहुत छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली जैसे शहर में एक मुकाम हासिल करना और संपादक के पद पर पहुंचना, टेलीविजन पे रोज आना, और वो जो सपने जो आदमी एक अपने करियर की शुरुआत में देखता है, उन सारे सपनों को पूरे होते हुए देखना, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत बड़ा संघर्ष था एक छोटे से शहर से निकले हुए एक लड़के का। हम्म, और जब आप वहां तक पहुंचते हैं तो उसके बाद आप अचानक फैसला करते हैं कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, तो वो फैसला आसान नहीं होता। हम्म, और जब आप राजनीति जैसे एक दूसरे बहुत ही भीषण संघर्ष वाले मैदान में उतरते हैं, हम्म, तो वो तभी होता है जब आप बहुत बदलाव की मानसिकता में होते हैं। हम लोग जब आम आदमी पार्टी में गए और शुरुआत का अनुभव तो बहुत अच्छा था, हम्म, लेकिन कुछ समय के बाद ये लगने लगा कि आम आदमी पार्टी दरअसल एक दूसरी राजनीतिक पार्टी की तरीके से ही हो गई। हम्म, जो जो सपने थे, जो जो वायदे थे, जो आदर्श थे, जो मूल्य थे, वो शायद नहीं है। और तब ये लगा कि राजनीति तो राजनीति ही होती है। अगर राजनीति ही करनी थी, अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही थी, अगर कैबिनेट मिनिस्टर ही बनना था, अगर आगे चल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की ही अभिलाषा थी, तो फिर आम आदमी पार्टी में क्यों? फिर तो आप हम्म, किसी भी दूसरी पार्टी में चले जाते, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाते, आप कांग्रेस पार्टी में चले जाते, आप किसी और पार्टी में चले जाते। तो जब आदमी का मोह भंग होता है तो एक करीब एक समय आता है जब आपको लगता है कि नहीं, हम इन उद्देश्य के लिए तो आम आदमी पार्टी में नहीं आए, या इस ख्वाब के साथ तो हमने राजनीति नहीं की। तो मैं किसी आम आदमी पार्टी को दोष नहीं देता, मैं इस ख्वाब के साथ वो राजनीति में नहीं आया था। हम्म, तो जब वो एहसास होने लगा धीरे धीरे, तब फिर हमने सोचा कि नहीं, वापस चलते हैं अपनी दुनिया में, वही दुनिया हमारे लिए अच्छी है, हम्म, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर दुनिया है और उसमें हम्म, मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। शायद राजनीति उतना कंफर्टेबल नहीं, तो हम्म, मैंने छोड़ दी राजनीति। और राजनीति छोड़ के, क्योंकि पत्रकारिता के अलावा मुझे हम्म, कोई और काम आता नहीं था, तो मैंने हम्म। पत्रकारिता वापस ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी को देखें तो आम आदमी पार्टी से वो तमाम लोग जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था, खड़ा किया था और दिल्ली में सर से सीटें दिलवाई थी, वो तमाम लोग एक एक करके निकल गए या निकाल दिए गए। ऐसा क्या घटित हुआ अचानक से कि सत्ता हाथ में आते ही सारे लोग एक एक करके चले गए? कहाँ चूक रही? सांगठनिक देखिए रूप एक से, बात, या फिर कोई केजरीवाल पर आरोप लगाया जाता है कि वो पार्टी के अंदर तानाशाही करते हैं, तो कहाँ चूक रही? आप आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, हम्म, और लगभग सबने आम आदमी पार्टी को बहुत बुरा भला कहा, हम्म, या अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरा भला कहा। हम्म, मैंने कभी भी एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला, ना मैंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोला, क्योंकि मेरा मानना ये कि जब आप आपका फैसला अपना होता है। जब आपने पत्रकारिता छोड़ी, नहीं, जब मैंने पत्रकारिता ज्वाइन करने के बारे में सोची तो भी मेरा फैसला था। जब मैंने पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में जाने का फैसला किया, वो भी मेरा फैसला था। और जब राजनीति छोड़ के दोबारा पत्रकारिता में आने का फैसला था, तो वो भी मेरा फैसला था। तो अगर फैसले मेरे थे, तो मैं उन फैसलों के लिए मैं किसी और को क्यों दोष दूं? हम्म, इसलिए मैंने कभी कोई बुरा भला नहीं कहा, मैंने कभी गाली गलौज नहीं की, मैंने कभी कोई तीखी बात नहीं की जो किसी को चुभे। तो मेरा मानना था कि जब तक मैं आम आदमी पार्टी में था, मेरा एक उनके साथ कमिटमेंट था। और अब जब वो बात नहीं निभी, तो चुपचाप मैं चला आया। और जो लोग आम आदमी पार्टी को गालियां देते थे या बहुत तीखी बातें करते थे, मैंने भी उनसे कई बार इनफॉर्मली, अनौपचारिक तौर पर मैंने उनसे यही कहा
मैंने कहा देखिए, फैसले तो आपने लिए, आप दूसरों को क्यों दोष देते हैं? दूसरी बात क्या है कि ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है। राजनीति और सत्ता का अपना एक स्वरूप होता है, आप उसको चाहकर भी नहीं बदल सकते। हमने जब राजनीति में जाने की सोची थी तो शायद यही सोचा था कि राजनीति का चरित्र बदल पाए या सत्ता का चरित्र बदल पाए, लेकिन शायद हम गलत थे। राजनीति ने आम आदमी पार्टी को बदल दिया, राजनीति ने हम सब लोगों को बदल दिया, और हम सब लोग, अपने आप को भी जोड़कर, और हम सब लोग उस रास्ते पर चलने लगे जिस रास्ते पर चलने के लिए हम नहीं आए। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति को दोषी देना मुझे उचित नहीं लगता। फिर भी आप उस पार्टी में और आज की आम आदमी पार्टी में क्या फर्क देखते हैं? पहले किस रूप में थी और अब जो वर्तमान में 2020 के भीतर जिस तरह की केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की राजनीति देख रहे हैं, उसमें कितना अंतर है? आपने तो उसको भीतर से देखा है। देखिए, एक लाइन में मैं बोलूंगा कि 2014, 2013, 2015 में जो आम आदमी पार्टी थी वो एक आंदोलन, आज आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है। तो आंदोलन और राजनीतिक दल में जो फर्क होता है, जो बुनियादी फर्क होता है, बस वही फर्क है, दूसरा कोई फर्क नहीं है। ठीक, अब के जीवन पे आपके आते हैं। आपने पार्टी छोड़ने के बाद में अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है, डिजिटल सत्य हिंदी के नाम से जाना जाता है। पहले आप टेलीविजन पर थे, अब आप यूट्यूब पे हैं, वेबसाइट पे अपनी स्टोरीज कर रहे हैं। उस बड़े बड़े कैमरे वाले स्टूडियो से और अब एक छोटा सा स्टूडियो है, इसमें क्या फर्क है और कितनी चुनौतियां हैं? मोदी जी के शब्दों को अगर वो उधार ले लूं तो मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ। अच्छा। मैं आत्मनिर्भर भारत का पहला प्रमाण हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। नहीं देखिए, दरअसल क्या है ना कि टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। जब हम लोग टेलीविजन में आए थे तो लाइव करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती थी, और लाइव करने के लिए एक बहुत बड़ा ट्रक चलता था, उसके ऊपर बहुत बड़ी मशीन होती थी, फिर वो कहीं जाती थी, फिर उसके सिग्नल्स को एडजस्ट किया जाता था, और फिर लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। अब देखिए, हम आप कितनी दूर बैठे हुए हैं, कम से कम 500-700 किलोमीटर दूर तो बैठे हुए हैं, बिल्कुल। और मैं अपने घर में हूँ, आप अपने घर में हैं, और फिर भी हम लाइव कर रहे हैं। न किसी ट्रक की जरूरत है, न किसी बहुत बड़ी मशीन की जरूरत है, ना सिग्नल को लॉक करने की जरूरत है। हम आपकी बात को सुन रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप आराम से हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई, और इस टेक्नोलॉजी का ही सब कुछ किया धरा है। तो जो काम हम पहले किसी स्टूडियो में जाते थे, किसी टीवी चैनल में जाके काम करते थे, अब हम अपने घर से कर सकते हैं। कल हो सकता है टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि मैं किसी मशीन का इस्तेमाल करके और आपके घर में आपके सामने बैठा हूँ, ऐसा आपको लगे। तो ये सब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही अब ये सब कुछ संभव है। अब जो फर्क बुनियादी आया है कि ज्यादा इनफॉर्मल हो गया है माध्यम। कि पहले आप टीवी के सामने आते थे तो टाई वगैरह लगा के और बाकायदा मेकअप वेकअप करके बाल वाल ठीक करके आते थे। अभी मैं आपके सामने, मैं अपने बिस्तर पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं आपको नहीं बताता तो शायद आपको पता भी नहीं चलता कि मैं बिस्तर पे बैठा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलता आपको। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत क्रांति कर दी, और इस टेक्नोलॉजी का असर ये है कि अब कुमार श्याम भी जो है वो अपना वीडियो बना के अपनी बात को जनता तक रख सकते हैं, और जो काम टीवी के बड़े बड़े एंकर करते हैं, बिल्कुल आप एग्जैक्टली वही काम कर सकते हैं। आपको उनके ऊपर निर्भर नहीं करना है, आप जो सोचते हैं आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ने जो कमाल किया है, उसका नतीजा है कि मैं आज अपने घर में बैठकर इस तमाम महामारी के बावजूद भी मैं देश के या दुनिया के कई जगहों पे एक साथ लोगों से बात करता हूँ, उनको रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों के सामने देता हूँ। पिछले सालों से अगर आप देखें, पिछले 5 सालों से, कि मुख्य धारा की जो मीडिया है वो सरकार के आगे और यूं कहें कि बिल्कुल नतमस्तक हो गई है, चरण वंदना में लिप्त है। पत्रकारिता की जो ये स्थिति है, इसको लेकर आप कितने चिंतित हैं और यह समय कितना चुनौतीपूर्ण है पत्रकारिता के लिए? मुझे लगता है भारत के पत्रकारिता के इतिहास में इतना चुनौतीपूर्ण समय कभी नहीं आया। मैं मानता हूं कि ये इमरजेंसी से भी बुरा काल है। इमरजेंसी में तो कम से कम ये था कि सरकार की तरफ से एक सरकारी आदेश था, और उस आदेश के तहत आपको काम करना था। आज तो कोई सरकारी आदेश नहीं, और उस दौरान भी मैंने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जो विद्रोह की मुद्रा में थे। उनको मालूम था कि वो कुछ कहेंगे तो वो जेल जा सकते, लेकिन उसके बावजूद
उन्होंने अपनी ईमानदारी से पत्रकारिता की। हालाँकि फिर भी एक बहुत बड़ा तबका था जो सरकार के सामने झुक गया था। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार के सामने झुक गया था। लेकिन आज सरकार का कोई आदेश नहीं है और सरकार के आदेश के ना होने के बावजूद भी लोगों ने सरकार का प्रोपेगेंडा करना स्वीकार कर लिया। बड़े-बड़े टीवी चैनल्स, बड़े-बड़े एंकर्स, ये पत्रकार नहीं रह गए हैं, ये प्रोपेगेंडिस्ट हो गए। ये सरकार की भाषा नहीं बोल रहे हैं, सरकार इनके माध्यम से अपनी भाषा बोलती है और ये अपने चेहरे पर एक नकाब ओढ़े हुए कि हम सब लोग पत्रकार हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें जो सबसे बड़ा खलनायक है वो है टेलीविजन और खासतौर पर जो मुख्य धारा के टेलीविजन। आज भी बहुत अच्छे अखबार निकल रहे हैं, आज भी अखबारों में बहुत अच्छी पत्रकारिता हो रही है। आज भी डिजिटल स्पेस में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग हिम्मत करके अपनी बातों को रखते हैं। सत्य हिंदी है, वायर है, प्रिंट है, क्विंट है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स, आप जैसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन जो आज के युग का जो सबसे बड़ा मीडियम है वो है टेलीविजन। हो सकता है आने वाले 1-2 साल के अंदर वो ना रहे। उसकी भूमिका बहुत खराब हो गई है। वहां पर बैठे हुए संपादकों की भूमिका बहुत खराब हो गई है और वहां पे बैठे हुए एंकरों की भूमिका बहुत खराब हो गई है। बड़े डरे हुए, सहमे से लगते हैं और उनको लगता है कि अगर हम सरकार के खिलाफ कोई एक शब्द कह देंगे तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि वो लोग सरकार के भोंपू नहीं है। सरकार ने उन्हें अपना भोंपू नहीं बनाया, वो सहर्ष सरकार का हिस्सा हो, सरकार का हिस्सा हो गए। वो सरकार जो काम दूरदर्शन को करना चाहिए तो वो सब वो लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग पत्रकारिता नहीं कर रही है, ये लोग दरअसल सरकार के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट का हिस्सा है। इस गोदी मीडिया के इस दुष्प्रचार का, इस एकनिष्ठ पत्रकारिता का प्रतिकार कैसे किया जा सकता है? एक सजग नागरिक किस तरह से इससे लड़ सकता है? जैसे आप कर रहे हैं उसी तरीके से हम सबको अगर ये लगता है कि देखिए हम टीवी चैनल्स को रात में क्यों देखते हैं, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हर नागरिक को पूछना चाहिए। अगर उसको लगता है कि ये लोग सरकार की भाषा बोलते हैं, सरकार के साथ खड़े हुए हैं, तो वो टीवी चैनल देखना बंद कर देना चाहिए। आज आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास जूम है, आपके पास स्ट्रीम यार्ड है और आप अपनी बातों को रिकॉर्ड करके आप जनता तक ला सकते हैं। अगर आपके कंटेंट में अच्छा होगा तो लोग उसको देखते भी हैं। ऐसा तो नहीं है कुमार श्याम अगर कुछ वीडियो बनाते तो लोग नहीं देखते। आप तो एक गांव में बैठे हुए हैं, आप तो दिल्ली में भी नहीं है। तो जो काम आप कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, वही काम नागरिक भी कर सकता है। उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत ये है कि हम लोग उनको देखते हैं। अगर हमको लगता है कि वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं, अगर वो लगता है कि वो गोदी मीडिया हो गए, तो लोग उनको क्यों देख रहे हैं? देखना बंद कर दे। जिस दिन देखना बंद कर देंगे उस दिन उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। उस दिन वो जो है उनको एहसास हो जाएगा अपनी गलती का। जी। हम अक्सर आरोप लगाते हैं मुख्य धारा की मीडिया पर कि सत्ता का उस पर दबाव है और उसके वैकल्पिक रूप से हम डिजिटल मीडिया को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन निकाला गया है कि सोशल मीडिया पर भी रेगुलेशन सरकार बना रही है, अपने अंडर ले रही है। तो आगे किस तरह से लड़ाई जारी रखी जा सकती है जब सत्ता किसी भी मीडियम को छोड़ नहीं रही है? देखिए पहली बात तो ये कि माफ करिएगा कि कोई भी मीडियम वो अनरेगुलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं या मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश का संविधान हमारे ऊपर लागू होता है। तो सरकार रेगुलेट करने की जो बात कह रही है, सरकार दरअसल डिजिटल मीडिया को डराने की बात कर रही है कि देखो हमारी नजर तुम पर है। सवाल इस बात का है कि हम में और आप में वो हिम्मत है या नहीं है। सरकार ने किसी टीवी चैनल को तो बंद नहीं किया। इन टीवी चैनल्स ने खुद ही तय कर लिया कि हमें सरकार की भाषा बोलनी है। तो डिजिटल स्पेस में भी अगर हम ये तय कर लेंगे हमें सरकार की भाषा बोलनी है तो फिर मैं आपको क्यों टोकूंगा और आप मुझे क्यों टोकेंगे? सरकार रेगुलेशन लेके आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेके आए। अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डरने की जरूरत उस स्थिति में होगी कि वो टीवी चैनल्स वालों को तो ये डर होगा कि उनकी कंपनी बंद हो जाएगी, इतना बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट लगा हुआ, वो खर्च खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि डिजिटल स्पेस ने पूरी जो मीडिया को बहुत ही विकेंद्रीकरण किया है, उसका लोकतांत्रिकरण किया है
और हम सब लोगों को मिलकर उसको और मजबूत करना चाहिए और लोगों को एहसास दिलाना चाहिए कि ये एक नया माध्यम है और इस माध्यम के ज़रिए आप अपनी बातों को सुनिए और अपनी बातें करिए। जी, मेरा आखिरी सवाल है आशुतोष जी आपसे। पत्रकारिता में फिलहाल जो युवा आने वाले हैं, जो पत्रकारिता में आने की सोच रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही सुझाव देता हूँ और ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है हुँ, कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें। हुँ, आप अपने को धोखा मत दें। हुँ, होता क्या है कि ज़िंदगी में हम किसी भी मुकाम पे हो, हम क्रिकेट खेल रहे हो, हम फुटबॉल खेल रहे हो, हम राइटर हैं, हम खेती हुँ, करते हैं, किसानी करते हैं, हुँ, हम पंचर बनाते हैं, हम किताब बेचते हैं। हम अगर अपने प्रति ईमानदार हैं, तो समाज के प्रति भी ईमानदार रहें और अगर समाज के प्रति ईमानदार रहेंगे, तो देश के प्रति भी ईमानदार रहें और अगर देश जी, के प्रति ईमानदार रहेंगे, तो मानवता के प्रति भी ईमानदार रहें। हुँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम लोग अपने प्रति ईमानदार नहीं, क्योंकि अपने प्रति ईमानदार नहीं रहते, इसलिए देश के साथ भी ईमानदार नहीं होते, इसलिए मानवता के साथ भी ईमानदार नहीं। तो हुँ, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जब आप अपने प्रति ईमानदार होंगे, तो आपका संघर्ष होगा। हो सकता है जो बात आप कह रहे हो ईमानदारी के साथ, वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं हो जी, और तब समाज का एक तबका आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। हो हुँ, सकता है जो बात आप कह रहे हो, वो देश की सरकारों को वो बात पसंद ना हो, क्योंकि आप जो बात कह रहे हो सच कह रहे हैं। तो उसमें संघर्ष ज़्यादा है। इसलिए मैं कहता जी, हूँ कि अगर आप पत्रकारिता में आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पवित्र काम है, तो अपने प्रति ईमानदार रहें, बेसिक चीज़ ये। अगर आप जी। अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, तो अच्छी पत्रकारिता करेंगे, समाज के लिए अच्छे इंसान साबित होंगे, देश के लिए अच्छे नागरिक साबित होंगे और एक अच्छा मनुष्य भी आप बनेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ क्षण हमारे लिए निकाले। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।